हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और आईएएस पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारे ईवीएस का पेडागोजी का पहला पार्ट है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ईवीएस के आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा दूँ क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ये सीटेट यूपीटेट में काम है, लेकिन मोस्टली ये सीटेट के लिए है क्योंकि सीटेट में ही पेडागोजी आती है। तो आज हमारे में पेडागोजी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब मैं और प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा सीटेट के, तो आप उसे भी देखिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मैं यहाँ से ईवीएस की आपके लिए सीरीज़ लेकर आया हूँ और इंग्लिश की भी लेकर आऊँगा जल्दी। तो इसे लगाइए मेरे साथ, आप देखिए आपकी क्या तैयारी है। नहीं तैयारी तो आप सीखिए, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बड़ी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो भरपूर हो। किससे भरपूर हो, ये पूछा गया है। तो ये क्या क्वेश्चन करना था, ये कहना चाहते हैं मतलब जो वेट लिफ्टर होते हैं वो ज़्यादा मांसपेशियाँ बड़ी करना चाहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा आहार लेने की जरूरत है। क्यों ज़्यादा आहार लेते हैं? उन्हें क्या चाहिए होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या फिर वसा चाहिए होता है, या फिर विटामिन, या फिर प्रोटीन? तो उन्हें क्या चाहिए होता है? आप जानते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए हमेशा प्रोटीन चाहिए होता है, बस ये याद रखिए, यही आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। मतलब क्या करें, रेखा जो है कि रेखा की जो माँ है रोजाना तालाब से पानी लाती हैं, अब वो उसमें फिटकरी डालती हैं। क्यों डालती हैं? तो ऑप्शन हमारा ये है कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, या फिर कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या फिर पानी को रंग रहित करने के लिए। तो आप ये सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपने लगा लिया इसका आंसर क्या होगा, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, इसलिए लाती हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के संदर्भ में भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा व्यू रचना सबसे प्रभावी? मतलब कौन सी? अब ये देखिए, मतलब फूड चेन की बात कर रहे, नहीं, खाद्य श्रृंखला होती है हमारी ईवीएस में। अगर ये हमें पढ़ाना हो तो फिर मतलब किस तरह से प्रभावी ढंग से पढ़ाएंगे, ये पूछा। तो पेडागोजी ऐसी थी, मतलब पढ़ाने वाले में आप हमेशा ये भी जो भी आंसर देख रहे हो, इन्हें आप ऐसे देखना कि आप एक बच्चे हो। मतलब बच्चा क्या सोचेगा, ये नहीं, आप अपने हिसाब से मत सोचना बड़ा कैसे सोचेगा, नहीं, बच्चे के पास सोचना है। तो श्याम पट पर लिखी हुई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, मतलब हमने सारे एग्जाम्पल लिख दिए ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर, और हम कहते हैं चलो नोट कर लो। या फिर जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, यानी बच्चों के प्ले कार्ड्स बनाना जीवों के, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। फिर उनसे कहना कि चलो अपने आप से व्यवस्थित करो, मैंने तो पढ़ा दिया, अपने आप से लगाओ किसमें क्या आएगा, प्ले कार्ड्स बना के दे दिए। नेक्स्ट है, विभिन्न आवासों में चलने वाली खाद्य श्रृंखलाओं को खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, विद्यार्थियों को इंटरनेट संबंधी जानकारी एकत्रित करना। अभी बताइए, बच्चा क्या वो इंटरनेट चला पाएगा? छोटा ना, वो नहीं चला पाएगा। इसका तो क्या, वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कहीं मतलब जंगल में जाएंगे या फिर पानी के पास जाएंगे, वहाँ जाकर सब नमूने लेंगे जाके? ना, ये भी गलत है। देखिए मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, मतलब प्ले कार्ड छोटे छोटे बना लो, फिर विद्यार्थियों का समूह बना लो, उन्हें दो कि वो खुद सोचें कौन सी श्रृंखला में क्या आएगा, क्योंकि हमने उन्हें पढ़ा दिया है। लेकिन आयोग इसका आंसर ये मान रहा है, तो आयोग के हिसाब से ये है। अब आयोग का मूड है, उससे पता नहीं क्यों ये माना, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए। तो आप बताइए कमेंट में इसका आंसर आपके हिसाब से बेटर क्या होगा। मेरे हिसाब से यही है, लेकिन आयोग इसका ये मानना, मैंने बता दिया आयोग ने क्या माना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ा क्वेश्चन। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? मतलब जो रेत और नमक होती है उसका मिश्रण अगर है तो उसे अलग करने के लिए हमें कौन से यूज़ करना चाहिए? किसका? वाष्पन, अवसादन, निस्तारण निस्यंदन, या फिर निस्तारण पहले फिर अवसादन फिर वाष्पन निस्यंदन, या फिर अवसादन पहले निस्तारण निस्यंदन वाष्पन निस्यंदन निस्तारण वाष्पन अवसादन। तो आप बताइए क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पहले अवसादन निस्तारण निस्यंदन फिर वाष्पन, ये होगा। पहले अवसादन करेंगे, छानेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, निस्यंदन फिर वाष्पन, यानी कि इसे सुखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक विज्ञान शिक्षिका, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। आपको बड़ा क्वेश्चन है कि आप घबराइए मत, पेडागोजी क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन होते बहुत ईजी हैं, बस आपको समझना होता है। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। मतलब पहले उसने ब्रीथिंग में ना, नहीं, रेस्पिरेशन हमारा पढ़ा दिया, श्वसन प्रकरण पढ़ा दिया पूरा। और ये देखते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को ही नहीं समझते हैं। मतलब रेस्पिरेशन के बारे में लोग समझ नहीं रहे कि क्या ब्रीथिंग होती है, क्या रेस्पिरेशन होता है। तो इससे क्या कारण हो सकते हैं? वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या फिर विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके हैं, या फिर शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहु अनुशासनहीनता रहती है, या फिर क्या है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को मतलब व्याख्यात नहीं कर पा रही है। अब आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो, जब कोई शिक्षिका पढ़ा रही होगी या शिक्षक जो भी पढ़ा रहा होगा, अब बच्चों को पढ़ाने के बाद भी बच्चे फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। अगर एक आध कर रहा था तो चलो बच्चे की गलती है, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम किस में? प्रॉब्लम यानी कि वो प्रभावी ढंग से पढ़ा नहीं पा रही है।
सही से व्याख्या नहीं कर पा रही है, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। तो यही आंसर हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? भोजन बनाने का तरीका देखना आपको, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, सब्जियों को काटना और तब उन्हें पानी में धोना, मतलब पहले सब्जी काट लो फिर उन्हें चलते पानी में धोना, या फिर सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। क्या आप ऐसा करते हैं? बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, अच्छा ऐसा करते हैं आप? मतलब सब्जी ले आओ, हमने बनाना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा, जला देंगे ना, ये नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को करना चाहिए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना चाहिए, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की बात करा। ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय वह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, मतलब ये बताना चाहती है कि वो क्या एयर के बारे में मतलब पढ़ा रही है, बताना चाहती है एयर में क्या होता है, वेट भी होता है, भार भी होता है, और वह जगह घेरती है कि वो प्लेस भी घेरती है, ये बताना है। तो उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्न में 4 भिन्न भिन्न गतिविधियाँ सुझाते हैं। अब गतिविधियाँ देख ले कौन कौन सी गतिविधियाँ कैसे पढ़ाएगी वो। खाली उल्टा पीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेलें, ठीक है, पहले तो ये है, ठीक है। स्ट्रॉ के मदद से जूस को खींचना, दूसरा ये है, ठीक है। और तीसरा क्या है, गुब्बारे में हवा भरना, तीसरा ये। चौथा, 2 भरे हुए गुब्बारों में एक क्षण में बांधे तथा साम्यावस्था में ले आएँ, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ये 4 तरीके हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा तरीका उसके लिए सही रहेगा, पहला चौथा, दूसरा चौथा, पहला और तीसरा, और पहला और दूसरा। तो आप देख लीजिएगा, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको अच्छे से, ये देख लिया, आप अच्छे से पढ़िए। अब आप देख लीजिए कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो देखिए पहला क्या होगा इसका, देखिए इसका होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, तो 7 क्वेश्चन है इसका। देखिए क्या होगा कि पहले तो ये सही है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और फिर उसे नीचे, मतलब हम लोग खाली बर्तन लें, अब पानी में उसे उल्टा करके डालें, तो अब देखना एक भार महसूस होगा, भार काफ़ी मतलब वेट लगेगा, तो यानी कि हमें पता चलता है कि हवा की वेट गिरती है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा देखिए, 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण में बांधें तथा साम्यावस्था में ले आए, मतलब भरे हुए गुब्बारे नहीं कि गुप्त से गैस से फिर गुब्बारे फोड़ते हवा निकलेगी, यानी पता चलेगा हाँ इंसान करते तभी तो गुब्बारे पे चक गए। तो हमारा ऑप्शन सबसे बेटर यही है, ए 1 और 4, ठीक है, यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है, मतलब तनावग्रस्त है मतलब कन्फ्यूज है, डिप्रेस है, तो बच्चा कैसा व्यवहार दिखा रहा होगा तब पहचान कर पाएंगे। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, हाँ ये तो नहीं होगा, अगर पढ़ाई में वो कंसंट्रेट कर रहा होगा तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा तो फिर कोई बात ही नहीं थी, वो कर ही नहीं पा रहा, यही तो बात है। तो दूसरा क्या है, बहुत बात करना, बहुत टॉकटिव है, या फिर हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, या फिर आक्रामक व्यवहार। देखिए अति सक्रियता मतलब होता है वो बहुत बच्चा एक्टिव है, यानी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, यानी कि वो बहुत प्रतिभाशाली, तो ये तो नहीं हो सकता। और बातें करने से लॉजिक नहीं लग रहा। हाँ अगर वो आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है, काफ़ी गुस्से में है, या फिर वो चिड़चिड़ा रहा है, तो यानी कि हाँ वो तनावग्रस्त है, ऐसे पहचान होती है। तो ये आंसर हमारा सबसे बेस्ट है, डी। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, यही तो हमारा आंसर एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं। वो ऐसे ही ऑप्शन देगा, आपको लगेगा ये भी सीख सकता है, ये भी सीख सकता है ना, आपको ध्यान से सोचना है। वो मैं काफ़ी प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अगर पसंद है और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, वो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है, तो इसे व्याख्यात कीजिए, कैसे किया जा सकता है, व्याख्यायित। तो आप जानते हैं ये सिद्धांत कौन सा होता है, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, ठीक है। अब क्या होता है ये पढ़िए आप, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। क्या ऐसा है, ये लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील कटोरी लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ये है, या लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है, या फिर ये है, या फिर लोहा पानी की तुलना में हल्का, स्टील पानी की तुलना में भारी है। आप देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा होगा, आपने देख लेगा, मैं बताता हूँ। देखो लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा, मतलब लोहे का जो वेट है कील का वो उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए वो सीधे अंदर घुस जाती है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल जो होता है उससे भार की तुलना में कम होता है। मतलब जो लोहे की कील है उसका भार इतना लगता है, पानी घुसती चली जाती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। और जो कटोरी तैयारी यानी कि उसका भार कम है, हटाया हुआ भार जल के भार से कम है, तो यही हमारा सिद्धांत है। तो यही रहेगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु को दोनों में मिलता है, मतलब कौन सा जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म, देख लीजिए आप, पेड़ पौधों में मिलेगा और जीव जंतु में मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रजनन और भोजन, या फिर प्रजनन और अंकुरण, या फिर भोजन वृद्धि और भोजन प्रजनन, या फिर वृद्धि और भोजन बनाना। आप देख लीजिए। तो आप जानते हैं भोजन वो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों लोग वृद्धि भी करते हैं और दोनों लोग प्रजनन भी करते हैं। अब जीव जंतु क्या भोजन बनाते हैं ना, जीव जंतु अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, ये तो गलत हो गया। इसीलिए अंकुरण सभी जंतु क्या अंकुरण करते हैं ना, ये भी पौधों के लिए तो ये सही है सबके लिए सही नहीं है।
क्योंकि कुछ लोग अंडे भी देते हैं। वृद्धि और भोजन बनाना, हाँ भोजन सब बनाते ही नहीं, भोजन तो केवल पौधे बनाते हैं, बाकी तो सब दूसरों से लेते हैं हम लोग तो कंज्यूमर है, ये लोग प्रोड्यूसर है पौधे, इसलिए ये सबसे बेस्ट है, वृद्धि भी करते हैं प्रजनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय होने से बचने के लिए 4 तरीके बताती है, यानी दांतों में रोग हो गए, क्षय रोग। कौन तरीके हैं? दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, इनेबल कम नॉइज़ के लिए बेसिल पहने, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। तीसरा, चौथा, पहला, या फिर 4th 1 1 1 3 और 2 3 4। आप देखिए, तो आपने देख लिया, देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। एक तो दिन में 2 बार ब्रश करिए, तो बिल्कुल सही है। इनेबल करना उसके लिए बेसिन पहले, ये गलत है, ऐसा तो कब तक पहने रहेंगे हम लोग। तीसरा भी सही है, ये वाला सही है। मिठाई चॉकलेट, हाँ इन सबका सेवन कम करो, जितना मिठाई चॉकलेट कम करो उतने यहाँ पे दांत कम खराब होंगे, तो ये दोनों तो सही हो रहा है। अब बताइए, यही ऑप्शन हमारा सही है, सी। आप कहेंगे आप चौथा क्यों नहीं? अरे भैया आप कितनी बार दिन में खाना खाएंगे, कितनी बार कुल्ला करेंगे आप? थोड़ा कुछ है आप कुल्ले करते रह जाएंगे क्या? ये तो नहीं रह पाएगा ना, ऐसा चल नहीं सकता ना हमेशा। तो ये बेटर ऑप्शन है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वैन आरेख का अध्ययन कीजिए। अब वैन आरेख दे दीजिए, यहाँ पे ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, यहाँ पे पानी में रहने वाले हैं, और यहाँ पे अंडे देने वाले। अब ये जो होगा ये तीनों काम करता होगा, जो बीच में होगा ये एक्स बना हुआ जहाँ पर, यही पूछा गया कि ये क्या है, ये कौन सा जंतु होगा, एक्स कौन सा जंतु होगा। तो देखिए, शार्क, शार्क क्या ज़मीन पर रह सकती? नहीं रह सकती है। मछली जमीन रह सकती? नहीं रह सकती है। और जो सांप वाली मछली ईल, ये ज़मीन में रह सकती है? ऐसी एलिमिनेट हो गया। मगरमच्छ है, ये ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, और ये अंडे भी देता है, तो ये तीनों का यही फिट बैठेगा। ठीक है, तो मगरमच्छ आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। नहीं, एक्वेरियम नहीं, हमारे घर में जो मछली घर होता है, एक्वेरियम लाते हैं, उसमें एक हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्या वो जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यानी CO2 उपलब्ध रहता है, या फिर अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने देता है, या फिर शोभा बढ़ा देता है, मतलब अच्छा लगता है देखने, या पानी को साफ करता है? तो वो पानी को साफ तो करते नहीं, ये तो गलत है। मछली घर की शोभा, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ उसका। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सा होगा आंसर। ए और बी में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे भैया, वो ये करेगा। ठीक है, ये आंसर रहेगा, जलीय पौधों का अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध रहता है, क्योंकि वो लोग क्या, पौधे क्या करेंगे, सब करते थे प्रकाश संश्लेषण, पौधों को ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं होती है ये, तो इसीलिए ये सिर्फ पौधों के बारे में पूछा, पौधों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे के गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है, मतलब पहले पानी उबाल दिया गया, फिर उसे ठंडा कर दिया गया, फिर उसे उस पानी ठंडे में उसे मछलियों को डाल दिया गया। ठीक है, तो वह मर जाती है। ऐसा क्यों होता है ये बताया गया, क्यों होता है? देखिए, ऑक्सीजन रहित है, या फिर मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, पानी मछली के पानी पीती होंगी, लेकिन ये तो कोई बात नहीं, लॉजिक नहीं हो। खनिज रहित है, या फिर मछली के तैरने योग्य नहीं, मछली तैर भी लेगी पानी में, पानी पी भी लेगी, ऑक्सीजन भी होगी, क्या नहीं होगा उसमें? खनिज मर गए, हम लोगों ने उबाल दिए पानी, तो खनिज खत्म हो गए, सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। जब वो खत्म हो गए हैं तो मछली नहीं रह पाएगी, उसे मर जाएगी, क्योंकि मछली को खनिज तो चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में बताइए, सबसे अच्छा मॉडल कौन करता है? चांद की मतलब सतह की बात हो रही है, वहाँ पे पानी नहीं है, हवा है, ऊंचे पहाड़ हैं। पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। हवा नहीं है, गुरुत्व है, गुरुत्व हवा है और समतल सतह है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए? तो कौन सा सही रहेगा? वहाँ पे पानी नहीं है, पहली बात तो ये सही है, गहरे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, यही सही रहेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आप खुद से लगा के देखिए, आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो आप इसे सीखिए, पढ़िए हमसे, और कर पा रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। साथ में आर्थिक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानी बढ़ती है, मतलब उसने एक पोस्टर पढ़ा आरती ने, उसमें बीमारियों से बचने के लिए सावधानी लिखी थी। क्या लिखी थी? अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, ठीक है, बिल्कुल सही है। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, ठीक, ये भी लिखा होता पोस्टर में। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, ठीक, ये भी लिखा था पोस्टर पर। अब लिखा, क्या लिखा हुआ था? स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, और पोस्टर का उद्देश्य क्या है, मतलब अब ये देखिए ये सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ तक। अब वो पोस्टर किस बीमारी के बारे में बताना चाहता है कि जिसमें पानी को जमा ना होने दो, कूलर और टंकियों को साफ़ करो, पानी इकट्ठा रहता है तो तेल का छिड़काव करो। तो आपने खूब सुना होगा। चेचक मलेरिया तो ऐसे होता नहीं है। डेंगू हो सकता है लेकिन आई फ्लू नहीं ऐसे होता। टाइफाइड और हैजा गंदे पानी पीने से होता है, ना कि गंदे पानी रखा हो कहीं उससे हमें देखने से हो जाएगा, फिर वायरस उड़ के आ जाएगा ना, बैक्टीरिया से होता है ये तो डेंगू तो होता है, साथ में जापानी
इन्फिलाइटिस होता है, ये भी इसी से होता है, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर, गंदे पानी की वजह से, ठीक है, यही आंसर हमारा। देख सकते हैं निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटि रूप से संबंधित, मतलब सबसे सही है जो कौन से, आप देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है, आयरन, मलेरिया, अनीमिया, रक्त, लौह यानी आयरन, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़, मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, लौह। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कैसे कहते हो, मच्छर से मलेरिया होता है, अनीमिया से रक्त अल्पता होती है, इसके लिए क्या इलाज चाहिए हमें, लौह चाहिए, ऐसे करके ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो कौन सा सही है ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिभावक और शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब ये आदि एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ठीक है। एक तो ये हम अभिभावक से चर्चा ये कर रहे हैं कि वो कैसे पढ़ेगा, क्या कमजोरी है उसकी, ठीक है, पेरेंट्स से या गार्जियन से। आप देखिए क्या ऑप्शन बताता है, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। क्या हम लोग किसी पेरेंट्स से इसलिए बात करते हैं हमने उनसे संबंध बनाए और हमें वो दावत में बुलाया, हमने दावत बुलाया और हमने रिश्ते बनाए, ऐसा तो नहीं होता, हम केवल बच्चों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो आंसर हमें गलत लग रहा है। एक दूसरे की कमी उजागर करना, मतलब हम एक दूसरे की कमियाँ बताएं कि आपकी कमी अंदर क्या है और मेरे अंदर कमी क्या है पढ़ाने में, ये भी नहीं होता। हम लोग फालतू बातें नहीं करते ना गार्जियन से। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, मतलब हमारे यहाँ क्या चल रहा है ये हम आपको बता देंगे, इससे आके बच्चे में कैसे सुधार आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। तो क्या आएगा बच्चे में सुधार, ऐसा सकता है कि हम उसे बताएं बच्चे के अंदर की उसकी योग्यताएँ क्या है, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं, आप भी इस पर ध्यान दीजिए, हम भी इस पर ध्यान दीजिए, ये होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है, मतलब पढ़ाते समय बताइए कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकी प्रेरणा करती है, जैसे कि क्या करती है, देखिए उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है, ठीक है, ये भी सही है। और दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, या फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर ये पूछो, ये जो जिसके बारे में बता रही है कि ये फल को ऐसे रखोगे तो खराब नहीं होगा, तो वो फल कौन सा है ये बताइए, जिसके बारे में इतनी सारी उसने राय दी है कि ऐसा करते हैं वैसा करेंगे, तो कौन सा फल हो सकता है। क्या प्याज लहसुन होगा, या काजू बर्फी होगी या पके हुए चावल होंगे क्या होगा, हरा धनिया ही तो होगा, उसी के बारे में बता रही होगी वैसा बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 5 के अभ्यर्थियों को घर्षण प्रकरण के पढ़ाते समय, मतलब हम लोग क्या बताते हैं फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा गया, घर्षण प्रकरण के बारे में बताया, उसे घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है कि घर्षण क्या होता है, कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी, ये बताना चाहती है कैसे उपयोगी। तो उदाहरण कौन से होंगे, कौन सा गलत है उसमें से उदाहरण ये बताना आपको। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण कारण ही हम चल पाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे बीच में घर्षण बल ना लगे जूतों और ज़मीन के बीच में तो हम लोग खड़े ही नहीं पाएंगे, हम लोग फिसल जाएंगे। जैसे कि कहीं कहीं तेल पड़ा हुआ है, मूवी ऑयल पड़ा हो, हम लोग वहाँ चल के देख लो, आप फिसल के गिर पड़ोगे, क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम हो गया, वहाँ चिकना हो गया, ठीक है। ब्रेक लगाने पर वाहक रुक जाता है, हाँ बिल्कुल सही, ब्रेक लगाते तभी रुक जाता है क्योंकि वो घर्षण हो गया, ब्रेक लगाया हमने पहिए में घर्षण हो गया, ठीक है, रुक गया। और ऑप्शन क्या है हमारा नेक्स्ट, पेन की नोक होगा, नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते, बिल्कुल सही है। जो भी मैं आपके लिए इसके चला रहा हूँ ना, ये घर्षण की वजह से ही मैं इसे चला पा रहा हूँ, घर्षण नहीं हो तो चल ही नहीं पाएगा, सरक जाएगा पेन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण कारण ही हमेशा हमारे पास ही वापस रहती है, ऐसा होता है क्या, ये तो ग्रेविटी की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण कारण, कि हमने कोई चीज़ ऊपर फेंकती नीचे आ जाती वापस, ठीक है। तो ये तो गलत है, तो आंसर यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा पोल्यूशन फैल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना दे सकते हैं, किस माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं इसे बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को। तो आपके सामने ऑप्शन है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, ठीक, ये सही है। अक्सर घर से बाहर जाने से बचें, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखें, या फिर पर्यावरण सुरक्षा सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाएं। अब आप देखिए कि हम लोग कब तक सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे, ये बताइए। ऐसे इमरजेंसी रहती है, हमें अपने वाहन की जरूरत पड़ती है, तो ये तो गलत हो गया। अक्सर घर से बाहर जाने से बचें, अच्छा घर से मतलब कोई काम पड़े घर से बाहर ही ना जाए, इससे प्रदूषण बचा सकते हैं ना, ये तो गलत है। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखें, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम अपने वाहन ही रखेंगे, ये भी रखेंगे। ऐसा टाइम आ गया कि हम लोग इसके बिना रह नहीं सकते। हाँ एक काम कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, हम उनकी वाहन की जाँच करवाते रह सकते हैं, अब बार बार BS अपना मतलब इंजन की जाँच करवाते रहे जिससे प्रदूषण ना हो, इंजन बदलवाते रहें, या फिर अच्छे इंजन के जो नए नए आ रहे हैं वो वाहन खरीदते हैं। तो यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य नहीं कराता, मतलब ये कह रहे हैं
कि वो जो अपनी जो मैडम है कक्षा 5 की समीर को काम देती हैं, वर्क देती हैं, अब वो अपना जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम नहीं सबसे अच्छा उपाय बताना जिससे इसे कैसे निपटा जा सके, कैसे इसे सुधारा जा सके बच्चे को। तो आपके सामने ऑप्शन है। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अच्छा इफ फला पड़े, अनियमितता के कारण पता लगाना और समीर को परामर्श देना, या उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, या इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। आप बताइए, कोई काम मुझे होमवर्क नहीं करके दे रहा, मैं इसके बारे में प्रधानाचार्य को फ़ोन लिख दूंगा, लेटर। आपके अगर विद्यालय में कोई बच्चा होगा जो काम नहीं कर रहा, आप विधानाचार्य लिख के दे देंगे, ये देखिए ये काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करेंगे, आप उससे खुद निपटने की कोशिश करेंगे। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट, मतलब अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम लोग पेरेंट्स को लिख के दे देंगे, ये देखिए आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है ना, ये करेंगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन ये बहुत बात की बात है। शुरुआत में क्या करना चाहिए, मैं उसे खेलने से होना चाहिए, ये भी गलत है। हमें उसके बारे में कारण पता करेंगे, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे परामर्श देने की, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें समझाऊँ कि कैसे कैसे सही हो सकता है। तो हमें उसके परामर्श करना चाहिए, उससे काउंसलिंग करनी चाहिए, उससे बैठाना चाहिए, अच्छे प्यार से पूछना चाहिए, बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं काम करते, बताएगा मुझे ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, तो हम उसकी तकलीफ दूर करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा यही है, ठीक, यही सही है। वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, मतलब ये पढ़ा रहा है कि वायु हर जगह है और उससे प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो इसका वो क्या करना चाहता है, ये क्या मतलब ये सारे बातें क्वेश्चन कर दिए उसने। अब ये क्वेश्चन करने पर बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन सुनने पर क्या सोचेंगे, संवेगात्मक क्वेश्चन ना, ये तो नहीं करेंगे। अवलोकन भी नहीं करेंगे, ना वर्गीकरण, क्या करेंगे, चिंतन करेंगे ना बच्चे। बच्चे सोचेंगे हाँ क्या मिट्टी में वायु है क्या, तो बच्चे सोचेंगे हमारे शरीर में क्या वायु है, बच्चे सोचेंगे हमारे शरीर में वायु है क्या, हाँ होती तो है, हम लोग सांस लेते हैं, क्या हमारी हड्डियों में वायु, क्या हमारी हड्डियों में वायु, सोचें हमारी हड्डियों में वायु होती है क्या। तो ये सब चिंतन करेंगे ना, तो चिंतन के बारे में बताता है, चिंतन करवा रहा है वो। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों को संभाल लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। मतलब कुछ लोग विद्यार्थी जो हैं एवरेज से भी कम मार्क्स ला रहे हैं, कौन है उसमें 4 विद्यार्थी, तो उन्हें कैसे एवरेज तक लेकर आएँ, क्या करें हम लोग। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय प्राप्त कराना, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सुनिश्चित करना कि वो नियमित रूप से विद्यालय है, कोई रोज विद्यालय से मतलब ये नहीं वो होशियार हो जाएगा पढ़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये तो गलत है। वो बैठा रहेगा आकर डेली। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कर, अच्छा अगर कोई काम नहीं कर रहा है एवरेज से कम है तो उसे बहुत सारा काम लिख देना, ये लो तुम्हें ज़्यादा काम देंगे जिससे तुम एवरेज हो जाओ और अच्छे से पढ़ने में, ऐसा नहीं होगा, और बाहर बढ़ जाएगा तो उसका और पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगी, गिर जाएगी, ये भी गलत है। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना, और उनके काम का लगातार परेशान, मतलब उन्हें आगे बैठा दें कि तुम अच्छा काम नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह तुम्हारा चेक करते रहेगा, ये तो नहीं होगा। और आगे बैठाने से सब बच्चे होशियार हो जाएं, ये तो कोई जरूरी नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आगे बैठने वाले बच्चे होशियार होता है, पीछे वाले बेवकूफ़ होते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे, मतलब लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके क्षेत्र पहचान करेंगे कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, और फिर सुधार अपनाएंगे, मतलब उससे फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसे ऐसे उपाय बताएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन है बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही तरीका है। मतलब प्रश्न पत्र बनाने के लिए डिज़ाइन तैयार करना, और क्या कहते तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंग योजना, ब्लूप्रिंट बनाना, नहीं करना, ये देख लीजिए आप। इसका आंसर सबसे बेस्ट क्या होगा, देखिए हम बता देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हम चाहते हैं आप खींचे ना। पहले डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे और उनका संपादन करेंगे, फिर अंक योजना लिखेंगे। ये सबसे बेस्ट है, आप देखिए सबसे बेस्ट ये, आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिए ना। नहीं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो, आपको बोरिंग हो, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुमान बा को ग्रीन बोर्ड का आरेख बताते पढ़ाया गया, ठीक है। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों को बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण ये बताओ क्या हो सकता है, मतलब एक को हमने मल्टीमीडिया कैप्सूल दिखाए और एक हमने केवल बोर्ड में बता दिया, तो ये देखा कि जो पहले वाले को जिसे मल्टीमीडिया कैप्सूल दिखाया उसे काफ़ी दिन तक याद रहा, तो ऐसा क्यों हुआ। बहु उपागम दैनिक जीवन स्थिति का सबसे नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षा अधिक मितव्ययी है, दृश्य सामग्री बेहतर सुधार के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, या फिर ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। अब आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने सारे ऑप्शन है, मैं देखो छोटा करके देख रहा हूँ, आप लगा लीजिए। तो क्या होगा, हमने पढ़ा भी है, द्रव्य और श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। मतलब हम लोग जब देखते हैं कोई चीज़ें, सुनते हैं सामने, जब बिल्कुल सामने विजुअलाइज करते हैं तो हमें एकदम सभी इंद्रिय खुल जाते हैं, समझ जाते हैं बहुत अच्छी तरह से प्रकरण को, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अभी हम आपको बताएंगे इस ज्वालामुखी कैसा, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ऐसे बना देंगे। हम इसकी आपको फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, तो आप समझेंगे हाँ ये लावा होता है, ये मैग्मा होता है। तो यही चीज़ है, यही समझाने के लिए। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए,
मतलब पोषण के बारे में नहीं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने के लिए क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को? अपने टिफिन बॉक्स खोलने, उसकी सामग्री देखने के लिए करना है, मतलब अपने टिफिन खोलो मुझे दिखाओ, अपर प्रशिक्षक व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है। या फिर पोषक पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन को उदाहरण देना चाहिए कि कौन किन किन भोजनों में, मतलब कौन कौन से भोजन ऐसे हैं जिसमें बहुत काफ़ी पोषक तत्व हैं, हमें बताना कि ये इस सब्जी में ये होता है, इस सब्जी में ये होता है, इस अंडे में प्रोटीन होता है, ऐसे करके उन्हें बताना चाहिए। या फिर पाचन तंत्र का आलेख बनाना चाहिए किसमें, ब्लैक बोर्ड पे। या फिर मानव दांतों का, मतलब हमें हमने दांत दिखाते हैं उन्हें कैसे ऐसे करके कि देखो ये इस दांत से ऐसे खा जाता है ना, ये तो सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कोई अपना खाना नहीं खोल के दिखा देंगे, क्या बताएंगे उन्हें, ये बताएंगे किसमें क्या होता है, अंडे में कितना प्रोटीन होता है, सोयाबीन में क्या होता है, और विटामिन डी किसमें होता है, विटामिन ए, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है शामिल करना, खोजबीन करना, एक्सप्लेन करना, एल्बोरेट करना, इवेल्यूएट करना, ये 5 ES हैं, ठीक है। तो ये बताना अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ, संकल्प से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियाँ कराने कहती है, मतलब ये सब करने के लिए। तो ये सब करने के लिए ऐसा क्या काम था कि ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो आप देख लीजिए क्या काम दे उसे वो। इसका ऑप्शन का हाँ, तो क्या थे आप सर पढ़ लीजिए, वीडियो को रात भर पानी में रखे रहना, 2 दिन बाद वीडियो को अवलोकन करें और ये सब करें। तो इन 5 ES में कौन से शामिल नहीं होते हैं ये बताना आपको। सीधा सीधा इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे, बस ये पूछेगा कि इसमें कौन सा नहीं होता, कौन सा नहीं होता है, आपको पता होगा ये कौन सा नहीं होता है। इससे एक्सप्लेन नहीं होता, ना ही एलोबरेट होता, ये चीज़ें नहीं होती मैडम, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में बड़ा, मतलब फ्लोरा ऑफ फाउना के बारे में बात कर रहा है। विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, मतलब कहाँ राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, मैं विद्यार्थी और उनकी सहायता करता है। किसमें सहायता करेगा, किसमें सहायता करेगा, उनकी कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, इनमें सहायता करेगा। ना कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में, ना ये भी नहीं बताएगा बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ पहुँचा देना, ये भी नहीं बताएगा, प्रकृति प्रति सम्मान, ये भी नहीं बताएगा। तो गाइस हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं ठीक है, थैंक यू।